Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastav and this is my YouTube channel Adarsh. Our today's topic हम आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी से। इम्यून सिस्टम से शुरू होगा पहला लेक्चर और इसमें कुछ जो टॉपिक्स आ गए, मैं जो टॉपिक्स कवर करने जा रही हूँ वो मुझे जिन स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड कराया है, यहाँ एमएससी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स ने, उनके हिसाब से मैं अभी उनके अनुसार मैं सिलेबस के टॉपिक्स कवर करूंगी। तो पहला टॉपिक तो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स, बट वहां जाने के पहले मैंने सोचा कि एक हम बेसिक कंसेप्ट का या बिल्कुल बेसिक नॉलेज कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी देख लें जल्दी से, उसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स पे जाएंगे। तो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? हमारा शरीर बहुत, हमेशा हमारा ही नहीं, हर जीव जंतु, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हर जीव जंतु यहाँ इस प्रकृति में, इस कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो अपने जीवित रहने के लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ता है। और नेचुरली हर जीव जंतु एक दूसरे से अपने आप ही प्रतिस्पर्धा उनकी हो जाती है, कुदरती तौर पर ही अपने आप को बनाए रखने के लिए। जो पैरासाइट्स हैं, जो परजीवी हैं, वो दूसरे जीवों पर निर्धारित होते हैं, तो वो जाने अनजाने उनको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो कुदरत ने हर जीव को अपनी प्राकृतिक रूप से अपनी सुरक्षा करने की भी ताकत दी है। उसी को हम कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम। हमारा शरीर कंटिन्यूअसली जिस वातावरण में, हर जीव जंतु जिस वातावरण में है, वहाँ ऐसी चीजें, इवन बैक्टीरिया, जो कीटाणु जिनको हैं, उनको भी बैक्टीरियोफेजेस से नुकसान होता है। हमें ज्यादातर बहुत तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं, वर्म्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, माइक्रोडाटम्स हैं, इन सारी चीजों से हमें कंटिन्यूअस नुकसान पहुंचता रहता है। तो हमारे शरीर को अगर कुदरती तौर पर सुरक्षा करने की शक्ति प्रकृति ने नहीं दी होती तो हम हमेशा बहुत बीमार रहते। बट ऐसा होता नहीं है। जब तक हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, तब तक हम अपने आप में, प्रकृति ने हमें ऐसी क्षमता दी है कि हम प्राकृतिक तौर पर उन बाहर से आने वाले रोगाणुजनक चीजों का सामना कर सकें। इन रोगाणुजनक चीजों को हम कहते हैं एंटीजेंस या, सॉरी थोड़ी सी हिंदी में बार बार मैं अटक जाती हूँ, एंटीजेंस या पैथोजेंस, जिनकी वजह से ये अननेचुरल कंडीशंस होंगे, जिनमें कि शरीर को तकलीफ होगी नॉर्मल रूप से जीने की। और इन एंटीजेंस को, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, हम एक बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे करके फिर आगे स्लाइड्स देखेंगे। ये आप लैंग्वेज यहाँ पे आपके नोट्स के लिए दिया हुआ है, इनसे आप नोट्स बना सकती हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले सकती हैं। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें इम्यून सिस्टम में जाननी चाहिए। पहला है एंटीजेंस। ये जो हैं सेल्स के, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। So this is the immune system is made up of a network of cells, tissues and organs that work together to protect the body. शरीर में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल करके इम्यून सिस्टम बनाती हैं। तो हम जानते ही हैं कि बॉडी का कोई भी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स से बना हुआ होता है। तो उन ऑर्गन्स में मुख्य रूप से आते हैं स्प्लीन्स हैं, लिवर है, किडनी है। सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन और स्किन के डेरिवेटिव्स। स्किन के डेरिवेटिव्स, जहां जहां स्किन नहीं है, नॉस्ट्रिल्स, ईयर्स, जो बॉडी की ओपनिंग्स हैं, ईयर्स हो गए, नॉस्ट्रिल्स हो गए, माउथ हो गया, फिर जेनाइटल ओपनिंग्स हो गई, जहां पे स्किन नहीं है वहां पर दूसरी प्रतिरक्षा प्रणालियां काफी मजबूत हो जाती हैं। और इन प्रतिरक्षा प्रणालियों का जनक होता है, जो जनक होता है बोन मैरो, जो पाया जाता है। आप जानते हैं बोन के अंदर जो टिश्यू होता है वो बोन मैरो होता है, जिसमें बोन मैरो स्टेम, उसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं। वो लिम्फॉइड सिस्टम बनाते हैं और ब्लड सिस्टम बनाते हैं। जो शरीर का जो संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले जो भाग हैं, लिम्फ फ्लूइड पार्ट जो हैं, ब्लड और लिम्फ, उनमें जो सेल्स हैं वो बनाए जाते हैं इन बोन मैरोज के द्वारा। बोन मैरो में और बोन मैरो में क्या इनको बनाता है? दे आर कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल के बारे में आपने सुना होगा, स्टेम सेल थेरापी के बारे में आपने सुना होगा। तो बोन में मैरो में जो सेल्स ये इनको बनाते हैं, इन लिक्विड तरल पदार्थों को जो हमारे संचार माध्यम है हमारे शरीर के अंदर,
ये है बोन ग्राफ्टिंग। अब अगर आप बोन ग्राफ्ट किया जाए, आपने सुना है कि बहुत बार बोन मैरो ट्रीटमेंट में बोन मैरो को ला करके ग्राफ्ट करते हैं, जब खास तौर से ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में और बहुत दूसरे भी कुछ कैंसर्स के ट्रीटमेंट में। ये मैरो है, मैरो के सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिनमें एक बहुत महत्वपूर्ण सेल्स होते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जो ब्लड में जितने भी तरह के सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को बनाते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मल्टी और ये टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं। टोटिपोटेंट का मतलब होता है जहां जरूरत हो उनके हिसाब से मल्टीपोटेंट या टोटिपोटेंट होते हैं। ये सेल्स अपने आप को जब ये स्टेम सेल जब ये बन रिलीज होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होता है, बट जैसी जैसी जरूरत होती है, ब्लड में लिम्फ में जो सेल्स की जरूरत होती है, उन सेल्स के हिसाब से ये सेल्स अपने आप को उन सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो ये हो गया हेमाटोपोइटिक सेल्स, जो ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स हैं। ये स्टेम सेल्स यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं या बोन मैरो से रिलीज हो रहे हैं रादर। और ये मुख्य रूप से ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, कई तरह के काम कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये दो तरह के होते हैं, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स। लिम्फोइड्स लिम्फ जो हम अभी हमने देखा कि दो तरह का संचार माध्यम है हमारे शरीर में, फ्लूइडिटी जिसमें होती है। लिम्फ बहुत फ्लूइड नहीं होते हैं, ब्लड कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लूइड होते हैं, पर दोनों ही तरह के सिस्टम्स में जो सेल्स हैं उसकी जरूरत पूरी करते हैं ये स्टेम सेल्स, जो बनाते हैं हीमाटो पोएटिक सेल्स। ये दो मुख्य रूप के होते हैं, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल। माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से आगे बढ़ करके बहुत तरह के सेल्स बनेंगे, जो WBC RBC ब्लड के सेल्स बनाते हैं, और लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से लिम्फेटिक फ्लूइड के सेल्स बनते हैं। और ज्यादा ये भी नोट करने की बात है कि ये जो लिम्फोइड सेल्स हैं, ये सेल्स जो सेल्स बनाते हैं, ये सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स के ही डिफरेंट टाइप्स हैं। ये लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स में मुख्य रूप से जिनके बारे में जो स्टूडेंट्स ने जो सिलेबस दिया है उसमें हमको पढ़ना है, वो मुख्य रूप से होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, जिनको हम कहते हैं NK सेल्स। तो ये हो गए लिम्फोइड प्रोजेनाइटल सेल्स से। एंड डेंड्रिटिक सेल्स, ये डेंड्रिटिक सेल्स काफी खतरनाक होते हैं। डेंड्रिटिक और बहुत खतरनाक एक्शन करते हैं और बहुत सारे जो ज्यादा विरुलेंट जो एंटीजेंस या पैथोजेंस होते हैं उन पर अटैक करने की क्षमता रखते हैं। एंड माइलॉइड सेल से जो सेल्स बनते हैं, दे आर मोनोसाइट्स, erythrocytes, RBCs, macrophages. These are also playing very important role in immunology. Then eosinophil, basophil, mast cell. These are the cells. Neutrophils, ये cells की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। इम्यून सिस्टम में सब के बारे में आपको जानना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक एक लाइन में सबको जरूर डेफिनेशंस पढ़िए। देन मेगा कैरियोसाइट्स, दीज आर द लार्ज सेल्स जो बनाते हैं प्लेटलेट्स। तो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, देन RBCs, WBCs, ये सभी इन हेमाटोपोइटिक सेल स्टेम सेल से रिलीज होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये मल्टीपोटेंट होते हैं, इनकी टोटिपोटेंसी होती है इनमें। और दो मुख्य रूप से ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स बनाते हैं। तो ये हो गया, मुझे लगता है आपके लिए काफी अब आपकी काफी क्लियर हो गया होगा कि इम्यून सिस्टम है क्या। अगर हम बहुत शॉर्ट में कहें तो इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिन स्पेसिफिकली बनने के बाद ये कंट्रोल करते हैं। ये पूरी बॉडी को इस तरह से ये इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करके रखता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, वर्म्स, प्रोटोजोन्स, फंजाई, इन सब चीजों से, जब जो फ्लू को कॉज कर सकते हैं,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मेलिटीज, डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, लंग को इन्फेक्ट करे तो। वायरसेस बहुत सारे जर्म्स को क्रिएट करते हैं। बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर का भी इन्वायरमेंट, बाहर का भी इन्वायरमेंट। अंदर के भी इन्वायरमेंट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाहर के भी इन्वायरमेंट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उन सारे सिस्टम्स, उन सारी प्रतिरोधक स्थितियों को मीट करने के लिए हमारे शरीर में जो तरल संचार माध्यम है, ब्लड एंड लिम्फ, उनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए। और ये है इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम के पार्ट्स। इम्यून सिस्टम में ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पर जो इम्यून सिस्टम बनाते हैं बॉडी का। टॉन्सिल्स हैं, एडेनॉइड्स हैं, थाइमस ये ग्लैंड है जो एंडोक्राइन का काम भी करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स, इम्यून कैपेसिटी को, इम्यून की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने में। देन लिम्फ नोड्स हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, बोन मैरो हो गया, बोन मैरो से स्टेम सेल्स आएंगे, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, स्प्लीन, small intestine. These are the main regions of the or our immune system: white blood, spleen, bone marrow, lymphatic system, thymus, tonsils, adenoids, appendix. These together constitute the immune system of our body. और जो जिन उन वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस जब अटैक करते हैं बॉडी को, तो जो सिस्टम जो चीजें अटैक करेंगी वो हो गई एंटीजेंस। और उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन एंटीजेंस, सपोज सॉरी, यहाँ पे जगह मैं खोज रही थी कि थोड़ा आपको एंटीजेंस के बारे में। सो दीज आर, सपोज दीज आर द सेल्स विच आर द एंटीजेंस। ये बाहर से आए सेल्स जो अटैक करते हैं, ये अटैक करने के लिए जो जा रहे हैं, ये हो गए एंटीजन। एंटीजन भी दो तरह के होते हैं: एंटीजन, ट्रू एंटीजन एंड इम्यूनोजन। नाउ इम्यूनोजन आर दोज पैथोजेंस, टुगेदर इनको एंटीजन को हम पैथोजेंस भी कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो क्रिएट करती हैं, उन बीमारियों को ट्रिगर करते हैं इम्यून सिस्टम को। ये हो गए एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजेंस। जो एंटीजन दो प्रकार के हो सकते हैं: एंटीजन एंड इम्यूनोजन। कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी इम्यून सिस्टम को एनहांस नहीं करते हैं, ट्रिगर नहीं करते हैं, वो हो गए एंटीजन। और इम्यूनोजन वो पार्टिकल्स हो गए, जो वो पैथोजेंस हो गए जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स हैं, उन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अटैक करें वो सेल्स को, इम्यून सिस्टम के सेल्स को, जो जिन पे साइट्स बने होते हैं इस एंटीजन पे। जो अगर ये इम्यूनोजेन है तो इन पे ऐसे साइट्स होंगे जिन साइट्स पर रिएक्ट करेंगे कुछ पदार्थ जो ये इम्यून सिस्टम बनाएगा। ये WBC के सेल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिनको काम करना है। ये हो गया एंटीजन, इस पे काम कर रहे हैं एंटीजन। अगर ये इम्यूनोजेन है तो ये ट्रिगर करेंगे इनके साइट्स इस बॉडी के इम्यून सेल्स को, और ये रिलीज करेंगे कुछ ऐसे पदार्थ जिनको कहते हैं एंटीबॉडी, जो प्रतिरोध करेंगे इन फॉरेन पार्टिकल्स का, और या तो इनको वहीं मार देंगे या उनको कंज्यूम कर लेंगे। और इसके बाद भी अगर ये इतने स्ट्रांग हैं कि ये बॉडी के अंदर दूसरे हिस्सों से, स्किन से तो मान लीजिए रोक लिया गया, बट दूसरे हिस्सों से या किसी भी तरह से अंदर चले गए फूड के साथ या डिफरेंट मैकेनिज्म से, अगर वो अंदर चले भी जाते हैं तो अंदर जाकर के फिर से ब्लड सिस्टम के सेल्स उन पर अटैक करेंगे और
उनको मार के खत्म भी करेंगे। तो जो सेल्स मार के खत्म करते हैं, आगे हम इसके आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, बी सेल्स एंड टी सेल्स होते हैं, जो WBC एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस प्रतिरोधात्मक शक्ति या प्रतिरक्षात्मक प्रणाली में। दो खास मुख्य प्रकार के सेल्स होते हैं, तीन मुख्य प्रकार के सेल्स होते हैं WBC में। एक है बी सेल, एक है टी सेल और दूसरे हैं नेचुरल किलर सेल, NK सेल्स। इन तीन सेल्स की सहायता से बी सेल्स उनको या तो मार देते हैं, मार के खत्म कर देते हैं, और दूसरी जो उनकी प्रकृति होती है, खत्म करने के अलावा दूसरी प्रकृति उनकी ये होती है कि वो बाकी की जो इम्यून सिस्टम की प्रणाली है उनको संदेश पहुंचाते हैं, संदेशवाहक का काम करते हैं कि सावधान हो जाओ, बहुत सारे ऐसे आ गए हैं बाहर से दुश्मन, जिनको मैं अकेले बी सेल्स नहीं संभाल पा रहे हैं। तो वो टी सेल्स को मैसेज देते हैं। टी सेल बहुत जल्दी काम नहीं करता है, पर बहुत लॉन्ग एक्शंस होते हैं। उनमें मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। वो एंटीबॉडीज तो क्रिएट करते ही हैं, साथ साथ उस एंटीबॉडी में बी सेल्स की मेमोरी बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। आज उन्होंने फ्लू के जैसे सर्दी खांसी या कुछ कॉमन अटैक हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में या कहीं पर भी, तो उनको उन्होंने वहीं पे मार दिया, खत्म कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया और उसको बचा लिया। फैगोसाइट्स वो सेल्स कहे जाते हैं, फैगोसाइट्स। तो और उसके अलावा बट फिर वो भूल गए, फिर दोबारा सेल्स आएंगे, फिर वो अटैक करेंगे। बट कुछ सेल्स ऐसे हैं, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे पॉक्स है, इन पर अटैक करने के लिए, और खास तौर से इसके लिए हम याद करके रख सकते हैं कि ये जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया तो वैक्सीनेशन इसी थ्योरी पे बना है कि कुछ सेल्स जो खास तौर से वो टी सेल्स के प्रकार हैं जिनमें मेमोरी सेल्स होते हैं, और वो मेमोरी सेल्स अपने आप में प्रिजर्व करके रख लेते हैं इस संदेश को कि इस कीटाणु को, ये जो पैथोजन आया था, इसको कैसे खत्म करना है। और ये मेमोरी सेल्स टू मेक इम्यून रिस्पॉन्सेस फास्टर फॉर द नेक्स्ट अटैक। मतलब ये फ्यूचर में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स हैं इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, जिनकी सहायता से आगे भी अटैक्स को रोका जा सके। तो वो सेल्स पाए जाते हैं टी सेल्स में। और टी सेल्स को इसलिए हेल्प, अब टी सेल्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा स्पेसिफिकली ऑन बी सेल्स, टी सेल्स एंड natural killer cells, NK cells. So now this is the team of the adaptive immune response. ये हो गए बी सेल्स, ये हो गए टी सेल्स और ये हो गए मेमोरी किलर सेल्स। ये हेल्पर सेल्स भी होते हैं इनमें। टी सेल्स हेल्पर सेल्स होते हैं, किलर सेल्स होते हैं। बी सेल्स इमीडिएटली काम करके खत्म कर देते हैं और टी सेल्स याद भी रखते हैं काफी लंबे समय तक। तो सेल्स इन द इम्यून सिस्टम ये हो गया। After analyzing the nature of the bacteria, you can take your language from these slides. मैं स्लाइड को, वीडियो को थोड़ा छोटा रखना चाहती हूँ ताकि आप को इंटरेस्टिंग भी लगे। अपने नोट्स के लिए, अपने आंसर्स के लिए you can pause and take the notes. Now, how an immune system works. एक immune system, ये तो parts हो गए, how the immune system works to protect your body. बॉडी में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, अपेंडिक्स। ये ऑर्गन्स हो गए इम्यून सिस्टम के। ये काम कैसे करते हैं, इनका जो एक साथ सिस्टमेटिकली काम करते हैं। The immune system needs to be able to distinguish healthy and unhealthy from unhealthy cell and tissue to work effectively. सब इम्यून सिस्टम को, इसी में एक और चीज जानना जरूरी है कि इम्यून सिस्टम को पहचान, इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत जरूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसीलिए इम्यून सिस्टम जब के गड़बड़ाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां कंजेनाइटल होती हैं, दैट इज जेनेटिक भी होती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसमें इम्यून सिस्टम के सेल्स बहुत गलत तरीके से, जैसे थायराइड सेल की भी और जरूरत है, पर वो थायरॉक्सिन का एक गलत मैसेज दे देते हैं इम्यून सिस्टम में। अगर ऑटो इम्यून सिस्टम काम करने लग जाए
तो वो ब्रेन को मैसेज कर देते हैं कि एनएफ T3 सिक्रीट हो चुका है, बंद कर दो। तो इस तरह से ऑटो इम्यून, इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन या हाइपर सेंसिटिविटी। ये हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। Now, the immune system, this by recognizing signals called DAMPs, जो कैसे इम्यून सिस्टम काम करना शुरू करेगा, जो एंटीजेंस जिन्होंने अटैक किया है, हमने पहले भी देखा कुछ एंटीजेंस जो अटैक करते हैं बट वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं करते हैं, वो इम्यूनोजेन नहीं जाते हैं। वो पैथोजेंस या वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो इम्यूनोजेन को एक्टिवेट कर, जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, उनको हम कहते हैं इम्यूनोजेन। तो इम्यूनोजेन की एक्टिविटी को पहचानना सिस्टम को बहुत जरूरी है, और ये पहचान वो करते हैं बाय रिकॉग्नाइजिंग सेल्स सिग्नल्स, सॉरी सेल्स पे, तो सेल सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में। दैट टुगेदर इट इज कॉल्ड एज डैम्प्स, डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। सेल डैमेज may be present for many reasons: infectious agents, toxins, non-infectious, physical damage, genetic problem within the cells. ये 4 reasons हो सकते हैं इन डैम्स को क्रिएट करने के लिए। And antigen is any substance that can spark an immune system. और ये वो सब्सटेंस हैं जो इम्यून सिस्टम को स्पार्क करते हैं, उनको एंटीजन ही नहीं बोलते हैं, उनको इम्यूनोजेन कहते हैं। तो इम्यूनोजेन और एंटीजन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस, but all antigens are not immunogen. In many cases, antigen is a bacterium, fungus, virus, toxin, or foreign body, but it can also be a cell that is faulty or dead. That is, अपने अंदर का भी ये सेल इंटरनल भी हो सकता है जो फॉल्टी काम करने लगे, मेटाबॉलिज्म में जिसका कुछ डिफेक्ट्स आ जाए, और वो फिर ऑटो इम्यून इंटरनली बिना जरूरत के इम्यून सिस्टम को एनहांस कर देता है कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, जहां जरूरत थी सिक्रीशंस की बंद कर देता है, जहां सिक्रीशंस की जरूरत नहीं थी हार्मोन की, एंजाइम्स की, वहां एक्सरेट कर देता है, और इस तरह से फॉल्टी कंडीशंस पैदा होते हैं। द इम्यून सिस्टम डिटेक्ट्स पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पैम्स, दैट इज डैम्प्स डिटेक्ट करता है। पैम्स इम्यून सिस्टम को डैम्प्स एक्सेलरेट करता है या स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, और in return immune system detects pathogen associated molecular pattern, that is PAMPs, in the antigen, and in this way various part of the system recognize the antigen as an invader attacker की तरह पहचानते हैं और अटैक सुनिश्चित करते हैं। ये हो गया कैसे काम करते हैं, करता है इम्यून सिस्टम। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखिए। नाउ व्हाट आर द ल्यूकोसाइट टाइप ऑफ सेल्स? इसके पहले भी हम देख करके आए हैं कि जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, दे आर मेनली और सोलली फ्रॉम डब्ल्यूबीसी या जो ल्यूकोसाइट्स जिनको कहते हैं हम, उन ल्यूकोसाइट्स में बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और वो डिफरेंटली काम करके एंटीजेंस या पैथोजेंस पर अटैक करते हैं, एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडीज के बारे में हम बाद में देखेंगे। सिर्फ इतना तो आपने ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा, और एंटीजन एंटीबॉडीज आपने सुना होगा। सो ये हैं इम्यून सिस्टम के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैगोसाइट। Phagocytes, they absorb pathogens and break them down, effectively eating them. मैंने पहले भी बताया, इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बी सेल। और भी बहुत सारे सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेज, डेंड्रिटिक सेल्स, मोनोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। ये सारे सेल्स, फैगोसाइट्स वो सेल्स हैं जो खा लेते हैं। फैगो मतलब ईटिंग, साइट्स मतलब सेल्स, तो जो डिसइंटीग्रेट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से। उनकी बॉडी पे डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स होते हैं। इसके बारे में बी सेल्स, टी सेल्स काम कैसे करते हैं, किलर सेल्स काम कैसे करते हैं, उनके साइट्स क्या होते हैं, वो साइट्स पे कैसे क्या एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम लिटरली काम करता है। उसमें बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, और इम्यून सिस्टम के लिए जो काम करते हैं, उनमें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो काम प्रोड्यूस होती हैं बाय द इम्यून सिस्टम आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ chemical substances, including many important type of
प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स जो रिएक्ट करते हैं पैथोजेंस पर और उनको खत्म करते हैं. So these are the different types of cells. Mast cells trigger immune response when they detect an antigen. मोनोमास्ट सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. ये इस तरह से न्यूक्लियस है. ये मान लीजिए पैथोजन आया, पैथोजन पे ये जो डैम्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया पैम्प्स के द्वारा, रिसेप्टर के द्वारा. ये फैगोसाइट कोई भी टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं जो इस पर अटैक करेंगे. इस चारों तरफ से इस इन्वेडर पर अटैक किया और इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया और इसको एब्जॉर्ब कर लिया. तो ये मुख्य रूप से बी सेल्स का काम हुआ. अब यहाँ पर से अगर बहुत ज्यादा अटैक हो गया है, क्योंकि जितना ज्यादा अटैक, मल्टीप्लिकेशन हमेशा बैक्टीरिया, वायरसेस या सूक्ष्म जीवाणु जो है अपने आप को बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करते हैं. तो उसके बाद ये जो बी सेल्स हैं ये रिमाइंडर भेजते हैं थ्रू द नर्वस सिस्टम टू द टी सेल्स जो आइडेंटिफाई करता है और एक अनदर सिस्टम क्रिएट करता है और सिस्टम ऑफ सेल्स क्रिएट करता है जो फिर से काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, बंच में काम करेंगे, मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और आगे भी ये इस तरह के अटैक हों तो क्या करना है वो याद रखते हैं टी सेल्स के खास तौर के सेल्स. दिस इज अगेन स्टेम सेल. ये हो गया स्टेम सेल से लिम्फोइड सेल्स है, माइलॉइड सेल्स है. ये हम लोग देख चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. दिस इज अगेन द सेम थिंग. ये प्लूरिपोटेंट या टोटिपोटेंट सेल्स हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. The lymphocyte cells body remember previous invaders and recognize them if they return to attack again. Lymphocytes जो हैं ये specifically इनका काम होता है और इन्हीं में दो तरह के cells होते हैं. ये lymphocytes दो important तरीके के होते हैं, B cells, T cells and इनके अलावा third type of cells भी होते हैं, natural killer cells, that is NK cells. They are also the lymphocytes. They recognize and destroy this is ये सेल्स दैट कंटेन अ वायरस. ये सेल्स पर अटैक करते हैं और उनको मार डालते हैं. ये हो गए. अब ये हमने देखा कि लिम्फोसाइट्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. द बी लिम्फोसाइट्स जो काम करते हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं. ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज कैरीड आउट बाय B cells that produce antibodies. Antibodies are special proteins that recognize and bind to the pathogen to neutralize it or mark it for destruction by innate immune responses. अब हम आगे ये देखेंगे कि ये innate क्या हुआ. Immunity का जो response होता है by these B cells and T cells, ये मुख्य रूप से तीन भागों में हम बांट सकते हैं. पहला हो गया innate, that is inborn. पैदा होते ही हम ये सीख करके आते हैं. हमारे जो बॉडी में इम्यून सेल्स हैं वो कुछ एंटीजेंस को तुरंत पहचानना, उनको अटैक करना, उनको किल कर देना, ये इनबॉर्न है. और दूसरा होता है अडेप्टिव और तीसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी. तो ये जब हम इम्यूनिटी देखेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे. इनेट रिस्पॉन्सेस को क्रिएट करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में बाय बी सेल्स. B cells are mainly carrying the innate type of immunity activities. Then T cell lymphocytes, they are distinct type of T cells. ये कई तरह के होते हैं. हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, इनको नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स भी कहते हैं. These are so T cells ka in the next video we are going to see into details of the working of B cells and T cells because this video is going to be very long. अगर हम यहीं पे अभी देखें, आप छोटे छोटे आंसर्स यहाँ से ले सकते हैं. The T cells, they carry the cell mediated immunity and there are different types of T cells are cytotoxic T cells, they are the killer T cells. CD8 ये एक particular type of cells again ये divide होते हैं CD4, CD5, 5, 6, 7, 8. This we will see into the next class. Types of killer T cells and types of B cells हमको अलग से देखना है तो उस वीडियो में हम देखेंगे. TD helper cells are the CD4 cells and then regulatory T cells. तीन तरह के T cells होते हैं. So these are the cells. Then ये हो गया 5 stages में ये कैसे लिम्फोसाइट्स काम करते हैं. पहला फेज में ये मैक्रोफेज ये अटैक करते हैं.
ये बी सेल्स ने कहा, मैक्रोफेज आर द लार्ज सेल्स, ये अटैक करके इन्होंने ये ट्रिगर करते हैं। अब यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स आकर के काम करते हैं। टी सेल्स अगर ज्यादा मास में एक्टिवेशन होता है, देन टी हेल्पर cells काम कर रहे हैं, then B helper cells are working here. The details we will see in the next video. Mechanism we will see in the next video. ये steps you can take the details from of course इस वीडियो में भी मैंने ये steps दे दिए हैं। आप इससे 5 steps में बी सेल्स और टी सेल्स टुगेदर काम करते हैं, मेमोरी सेल्स में जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स को। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, टी हेल्पर सेल्स ने साइट्स पहचाना, इस ये फैगोजन पर काम पैथोजन पर काम करते हैं, सॉरी। उसके बाद ये इनके साइट्स हैं, इनमें बहुत सारे साइट्स डेवलप कर जा सकते हैं, जिनको हम कहते हैं हेल्पेंट या और दूसरे तरह के सेल्स हैप्लोटेंट कहते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। कई एक तरह के साइट, कई एक हर एक बी सेल पर बहुत सारे साइट्स डेवलप करते हैं, और ये टी हेल्पर सेल इनको ट्रिगर कर रहा है और ये अटैक करते हैं, इसको बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 4 में ये बहुत सारे बी सेल्स एनगल्फ करने लग जाते हैं बैक्टीरिया को। स्टेप 5 में मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इम्यूनाइजेशन वाली कंडीशन डेवलप करता है। सो दीज स्टेप्स वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल्स। यहाँ पे आप 5 स्टेप्स मैंने दे दिए हैं। कीप इट इन मेमोरी। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है जो बी सेल्स नहीं शो करते हैं। देन कम्स द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 3 तरह की होती है, हमने पहले भी बताया। ओवरऑल इम्यून सिस्टम्स बिकम स्ट्रॉन्गर टू एक्सपोजर टू डिफरेंट पैथोजेंस। By adulthood, most people have had exposure to a range of pathogens and develop more immunity. बहुत बिगिनिंग में बच्चे जो जेनेटिक इम्यूनिटी के ही हेल्प से अपने प्रतिरोधात्मक रक्षा कर पाते हैं, और ये जेनेटिक इम्यूनिटी के लिए मदर से उनको हेल्प लेना होता है। और उसमें जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, जिसको कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोधक एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक तो नहीं, पर हाँ काफी ग्रोथ, जो इनिशियल ग्रोथ, जब तक अपनी इम्यूनिटी बच्चे की ग्रो नहीं होती है, तब तक बहुत सफिशिएंटली बच्चे को का इम्यून सिस्टम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट मिल्क मदर का होता है, उसमें बहुत रिच होता है वो प्रतिरोधक क्षमता में। इम्यून सिस्टम बहुत डेवलप्ड होते हैं उस मिल्क में। Some diseases like measles can be severe if they occur, which is this is again this is nothing. Recommend vaccination. If a person has the measles vaccine, they are unlikely to get the disease. So vaccination क्या है? जिस बीमारी का वैक्सीनेशन आप ले रहे हैं, उन्हीं को, उन बीमारी के वायरसेस को हीट किल कर दिया जाता है। वायरसेस आप जानते हैं सॉरी, कि वो वायरसेस वो हैं जो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, और अगर उनको हीट किल कर दिया जाए तो वो बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे वैक्सीन के रूप में हमेशा। और जब प्रतिरोधात्मक शक्ति की जरूरत होगी, जब मीजल्स का बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो उससे वो केमिकल बाइंडिंग होगी और इमीडिएट वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उस बॉडी की रक्षा करेंगे मीजल्स से। तो इस तरह से वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बॉडी को फॉर एवर मिल जाती है। इसी तरह से कई एक तरीके हैं जिनमें 3 मुख्य, इनको हम कहते हैं इम्यूनिटी। हमारे शरीर किन जिन तरीकों से अपनी प्रतिरक्षा करता है, इम्यून सिस्टम उसको कहते हैं, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। और ये 3 तरह का हो सकता है, इनेट, अडैप्टिव एंड पैसिव। इनेट, दिस इज द इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, इसमें इंटरैक्शन भी है। दिस इज अगेन दिस इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स, हम एक अलग वीडियो बनाना होगा, इन वेयर वी विल सी किस तरह से इनेट इम्यूनिटी काम करती है, किस तरह अडैप्टिव इम्यूनिटी काम करती है। दिस इज इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, दिस इज अडैप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, जिसमें कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो दोनों तरह के कंडीशंस में काम करते हैं। और दोनों तरीकों से अब ये जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स इन्फेंट फ्रॉम सम इन्फेक्शंस ड्यूरिंग देयर अर्ली लाइफ। बहुत शुरू के स्टेज में पैसिव तरीकों से कंट्रोल करते हैं, इम्यूनिटी शो करते हैं, जिसे कहते हैं
A temporary type of immunity derives from another person. Mother से जो develop कर रहा है, mother से जो immunity develop हुई है बच्चे में, that type of immunity is called as passive immunity. A newborn receives antibodies from mother through placenta before delivery, and in breast milk, first breast milk specifically, after delivery. So ये हो गया आपका passive immunity. So this is adaptive immunity. This is innate immunity. The details we will see in the next video, next to next. इसके बाद के वीडियो में हम B cells और T cells के types and receptors देखेंगे और उसके बाद immunity के types देखेंगे details. So this is immunization. As I have already told you, हमने अभी देखा कि memory cells को activate करने को के तरीके को कहते हैं immunization. Vaccination, immunization change the body in some way so can it responds effectively to various diseases in long course. बाद में भी काम करें. Specifically immunization का purpose होता है long course में immune system को activate रखना. The most common method is to introduce antigens or weakened pathogens into a person so the individual produces antibodies and does not become sick. This is the vaccination. The body saves copies of antibodies. ये अगर आप लोग सेल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी हैं तो ट्रांसक्रिप्शन से कॉपीज ऑफ एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेता है सेल. जैसे ही एक इम्यून सेल काम करना शुरू करता है उसका जेनेटिक सिस्टम ये कॉपीज ऑफ एंटीबॉडीज बना लेता है, हैज प्रोटेक्शन इफ द थ्रेट शुड रीअपीयर लेटर इन लाइफ. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डिजीजेज जिनको की वैक्सीनेशन से या इम्यूनाइजेशन से कंट्रोल किया जाता है बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए. Now, immune system disorders, बहुत as we have already I have already mentioned, बहुत बार immune system काम नहीं भी करता है उसकी इनएफिशिएंसी से, उसके डिसएफिशिएंसी से, उसके वीकनेस की वजह से या उसके रॉन्ग कॉपिंग करने की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं. इसमें मुख्य रूप से ये 5 तरीके हैं. Immunodeficiency, they arise when one or more parts of immune system do not function. They can result from a condition that a person is. ये इम्यूनोडिफिशियंसी एक पहला इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स हुआ. इसके बाद हम देखेंगे ऑटो इम्यून सिस्टम एंड देन रॉन्गली रेड कंडीशंस. सो ये इम्यूनोडेफिशियंसी इन 4 वजहों से हो सकता है. ए कंडीशन दैट पर्सन इज बोर्न विथ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशियंसी जो congenital condition, that is जन्म से ही problem. Development that develops over time, for instance older age. ये हमने पहले भी देखा है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, एग्जॉस्ट होते रहते हैं, यूटिलाइज होते रहते हैं. ब्लड में हीमोपार्टिक सेल्स कंटिन्यूअस बनते बिगड़ते रहते हैं. तो और नेचुरली ये स्टेम सेल्स वीकेन होते चले जाते हैं एज के साथ. तो ओल्ड एज में ये एफिशिएंसी कम हो जाती है जिसकी वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेज हो जाते हैं. A disease affecting the immune system such as HIV, malnutrition, obesity और high alcohol use. ये गलत एक्टिविटीज की वजह से जब इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करके उसको इफेक्टिव बना देते हैं, उनके वर्किंग कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं, उसकी वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं. देन मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत बार मेडिकल ट्रीटमेंट से भी बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है, सच एज कीमोथेरेपी, ड्रग्स टू ट्रीट ऑटो इम्यून कंडीशन या कैंसरस कंडीशन, मैलिग्नेंट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, ऑटो इम्यून कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जब बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा कमजोर किया जाता है तो वो बहुत समय तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. थ्रू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग अ ट्रांसप्लांट. ये कंडीशन एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब बॉडी को मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किसी भी तरह के ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है. तो आपने सुना होगा कि किसी की किडनी, किसी का लिवर किसी को नहीं लगा दे सकते हैं. उसके लिए पहले बहुत ज्यादा स्टडी करनी होती है, बहुत ज्यादा क्लिनिकल कंडीशंस को ऑब्जर्व करना होता है
क्योंकि अगर आप बाहर की फॉरेन बॉडी शरीर में जाएगी तो हमने पहले ही देखा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको थ्रो आउट कर देगा। तो वैसी स्थिति में इम्यून सिस्टम को पहले सप्रेस करना होता है ताकि बॉडी एक्सेप्ट करे फॉरेन बॉडी को। और तो ये कंडीशंस में बॉडी डेफिनेटली बहुत कमजोर, इम्यूनिटी सिस्टम को आप मेडिकेशन से, ड्रग से कमजोर करते हैं, पर जब एक बार वो कमजोर हो जाता है तो कमजोरी उसको रीगेन करने में बहुत समय लगता है, कभी कभी असंभव हो जाता है रीगेन करना, और उस स्थिति में ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स रिजेक्टेड हो जाते हैं। Now, this condition can increase a person's risk of becoming sick or experiencing severe symptoms as COVID-19 के समय में हमने देखा, जिसकी तो मेरी तो जिंदगी ही जिसने खत्म कर दी। So now another system, the autoimmunity. In autoimmune conditions, the immune system mistakenly targets healthy cells rather than pathogens or faulty cells. It is unable to distinguish between healthy and unhealthy cells and tissues. कई वजहों से ऑटो इम्यून डिजीजेस डेवलप कर जाते हैं। एक वजह यह है कि गलत फॉल्टी सेल्स या फॉल्टी प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज कर बन जाते हैं, जो फॉल्टी कंडीशंस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उससे कई तरह के एबनॉर्मल कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं। दिस विल ऑकर इन व्हाट वन, ज्यादातर ये किसी किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में होता है। जैसा आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि थायराइड ऑटो डिफिशियंसी की वजह से कंजेनाइटल कंडीशंस, क्रेटिनिज्म डेवलप करता है, कंजेनाइटल बच्चों में डेवलप हो जाता है। उसके अलावा डेवलप होने के बाद भी, डेवलपमेंट के बाद भी, जब कभी कभी ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से भी क्रिटिनिज्म या कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जिनमें कि सेल्स रॉन्गली मैसेज दे देता है ब्रेन को कि फलाना हार्मोन या फलाना एंजाइम की जरूरत है जबकि जरूरत नहीं होती है, या जरूरत नहीं है जबकि जरूरत होती है। तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशंस में ऑटो इम्यून डिजीजेस क्रिएट होंगे। Destruction of pancreatic beta cell means the body cannot produce insulin. That is the type 1 diabetes. Other autoimmune diseases include celiac diseases, rheumatoid arthritis, Graves' disease. So these are the systems that can develop due to these different types of conditions. Then is the hypersensitivity. Immunity का के डिसऑर्डर्स में एक और बहुत बड़ा रीजन केस है हाइपर सेंसिटिविटी का। विथ हाइपर सेंसिटिविटी, immune system reacts in an exaggerated or inappropriate way, attacks everyday substances, which happens in asthma, food allergies, atopic eczema. These are the conditions. The severe reactions can lead to anaphylactic shock. बिल्कुल जैसे अटैक की तरह जैसे आता है, एपिलिप्सी के अटैक में भी हो सकता है, where the body responds to an allergen so strongly that it can be life threatening. So this is the condition, these are the reasons. So I hope ये न्यूट्रिशन है, ये समरी है जो हमने देखा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इम्यूनिटी तो हमने बहुत देखा, खास तौर से जो पिछले 2 सालों में इम्यूनिटी के बारे में बहुत बातें हुई। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या इम्यूनिटी को बढ़ाया भी जा सकता है एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस से, फूड से, हेल्दी प्रैक्टिसेस से? तो यस, बहुत सारे तरीके हैं, खास तौर से न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें। eat more protein, say no to alcohol, regular walk and exercise, eat more vegetables, get good night sleep, use organo oil and ginger. ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि ऑर्गेनिक ऑयल, जिंजर ऑर्गेनिक कितने हैं, बट हाँ, अगर वो ट्रूली ऑर्गेनिक हैं तो बहुत हेल्प करते हैं। तो इन द लास्ट स्लाइड मैंने कुछ क्वेश्चंस देने शुरू किए थे, बट वीडियो काफी आगे बढ़ गया। अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज में मैं कोशिश करूंगी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देने की। So hope you will like it. It will be useful for you to understand the immune system, basic concepts. Do like, share and subscribe the channel if you like it, and press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. Thank you.